Hello and welcome to all my dear students. Good morning to all of you in न्यू लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन। देखो आज फ्रिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और फ्रिक्शन का आज नया टॉपिक फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और लास्ट लेक्चर हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए उसी के ऊपर देखो न्यूटन्स लॉ किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप पीछे जाकर के सारी वीडियोस देख ले, तभी जाकर के उसको फ्रिक्शन अच्छे से समझ में आएगा, उसको वहाँ यहाँ के न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो ध्यान रखना, अगर अभी तक फ्रिक्शन करना है, आपको अच्छे से करना है, तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे भाई? बात करेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। और आपने नाम भी सुना होगा, Friction is the reason we are not constantly slipping and sliding on floors, roads and everywhere. If it was not for a friction, thanks to friction this does not happen। अच्छा, इतनी बड़ी बात कह रहे कि इसने बोल रखा है कि अगर हर कोई चीज स्लिप कर जाती, देखो ऐसे हम इंक्लाइंड प्लेन से आते हैं ना, तो हर कोई चीज क्या कर जाती? स्लिप कर जाती। Friction is the reason we are not constantly slipping and sliding on floors, roads and everywhere. कर जाती कोई चीजें, तो इसका मतलब समझ रहे हो आप? तो कुछ ना कुछ चीजें हमें रोके हुए भी है। अगर आप देखोगे, अगर इसी प्लेन को मैं बिल्कुल स्मूथ बना दूं, बिल्कुल चिकना बना दूं, तो मैं बिल्कुल स्लिप कर जाऊंगा। लेकिन यही अगर आपका जो ग्राउंडेड प्लेन रहेगा तो मैं बहुत मुश्किल से नीचे आ पाऊंगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ तो है जो हमें रोके हुए है, हम गिर जाते ऊपर से या मैं फिसलते हुए नीचे आ जाते। तो इसीलिए इसने कहा है कि ये फ्रिक्शन की वजह से है कि हम वहाँ पर रुक जाते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बात। ओके, तो इसने थैंक्स कहा है फ्रिक्शन को और फ्रिक्शन के बारे में इसने बातें की हैं। कुछ बातें आज आपको मैं एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा। देखो, फ्रिक्शन भी स्टार्ट करेंगे, इसके साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर के आप ऐसा लगेगा कि, और इसकी हिस्ट्री, इसकी मतलब आप इसकी बायोग्राफी वगैरह देखना, ये बहुत ही फेमस आदमी था। एक ऐसा आदमी जो पता नहीं, देखो आपको क्या लगता है एक आदमी किस फील्ड में आपका मतलब महारत हो सकता है, किस फील्ड में आपकी महारथी हासिल कर सकता है? तो देखो, जो लियोनार्डो दा विंची है, ये 1452 में जन्मे थे और 1519 में ये एक्सपायर हुए थे। तो यहाँ से देखते हुए देखो इसमें क्या था, ये बहुत सारे फील्ड में क्या थे, मतलब एक्सपर्ट थे। अब आप कहोगे सर ये फील्ड में एक्सपर्ट होने का क्या मतलब है? हाँ, यही मैं बता रहा हूँ। देखो ये इटालियन थे ये, और अब ये क्या क्या थे आप इसके नीचे देखोगे, ये पेंटर भी थे, स्कल्पटर थे, आर्किटेक्ट भी थे, म्यूजिशियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, और इंजीनियर भी थे, इन्वेंटर भी थे, एनाटोमिस्ट भी थे, और जियोलॉजिस्ट भी थे, कार्टोग्राफर भी थे, और बोटेनिस्ट भी थे, और राइटर भी थे। पता है, देखो इतनी सारी चीज़ें एक आदमी के अंदर भला कैसे हो सकती है? लियोनार्डो दा विंची। और लियोनार्डो दा विंची का मतलब होता है, लियोनार्डो इनका नाम था और दा विंची का मतलब होता है ऑफ विंची, मतलब ये विंची के रहने वाले थे। विंची कोई शहर का नाम है, इनका कोई सरनेम नहीं था। उसका कोई कारण है क्योंकि भाई ये बास्टर्ड सन थे, इसके पिताजी इसकी माताजी इनको मिला नहीं था भाई वो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, ये बास्टर्ड सन की वजह के होने की वजह से। और यहाँ देखोगे आपकी जो लियोनार्डो दा विंची है, इसने इनकी जो पेंटिंग थी, सबसे मेन जो फेमस पेंटिंग थी मोनालिसा की, इन्होंने पेंटिंग भी बनाई थी और ग्रेट रेपुटेशन थी साइंस और इन्वेंशन के अंदर। अगर बात करें तो ट्रांसलेशन पब्लिक ऑफिस, इसने कोडिड बुक भी लिखी थी। और अगर आप देखोगे तो 19 और 20 सेंचुरी में 1994 में बिल गेट्स ने इनकी बुक को हज़ारों करोड़ रुपए में खरीदा था, शायद मिट में भी 3000 करोड़ अप्रोक्स कोई एक बुक है, उसको इन्होंने उसने कोडेक कोई बुक थी, उसने बिल गेट्स ने इनकी बुक को खरीदा था। और अगर इनकी आप प्रतिभा की बात करो तो इन्होंने जो पेंटिंग बनाई है ना, आज तक वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग बोली जाती है, वो है मोनालिसा की पेंटिंग, द लास्ट सफर की। देखो मोनालिसा की पेंटिंग आप देख पाओगे, बहुत ही जबरदस्त बनाई हुई है। और उस पेंटिंग के अंदर इनको जितनी सिंप्लिसिटी, आप क्या होता है, एक पेंटर अगर कोई पेंटिंग बनाता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी एजेस मिलते हैं, आपको थोड़ी एक मतलब कटिंग मिलेगी,
मतलब आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते वक्त कटिंग मिलेगी, लेकिन इन्होंने जो बना रखी ना, इतनी स्मूथ, इतनी सिंपली, मतलब आपको लगेगी बिल्कुल अट्रैक्टिव पेंटिंग इन्होंने बना रखी है। और दूसरी बात, लास्ट सपर की जो पेंटिंग है, इसमें उन्होंने दिखा रखा है कि जो मतलब क्राइस्ट थे, ठीक है, उनको खाना खाते हुए, जो उनको सूली पे ईसा मसीहा को जब सूली पे चढ़ाया गया था, तो उससे पहले का जो खाना खा रहे थे उसके टाइम का इन्होंने वहाँ पर चित्रण किया हुआ है। अच्छा, कुछ और भी देखो, इनके लेडी विद आई माइन, ये बहुत सारी देखो पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है। और ये ऐसे आदमी थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक हाथ से तो लिखते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग बनाते थे। देखो, दोनों हाथ एक साथ काम करते थे, एक हाथ से लिखते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, इनकी जो फेमस पेंटिंग है वो आपको बताई होगा। और ये इंजीनियरिंग लॉक, देखो इंजीनियरिंग माइंड इतना सेट था इनका, भाई किसी कैनाल के ऊपर मतलब आप लॉकिंग सिस्टम, कैथेड्रल्स, इंजन्स, ये सभी मतलब इनके अंदर, मतलब ये इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आप देखोगे तो लियोनार्डो दा विंसी वो थे भाई। और मोनालिसा के बारे में बात करूंगा। मोनालिसा का मतलब होता है, आपको अभी नेट पे जाकर के पेंटिंग देख लेनी है। मैं कहूँगा कि बहुत बहुत सिंपल, और सिंपल भी इतनी सिंपल, देखो आपको मतलब कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ ले जाने का काम किया उस पेंटिंग ने, ठीक है। पेंटिंग सभी बनाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बनाते हैं पेंटिंग लोग, लेकिन जो वो पेंटिंग थी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत बहुत सिंपल और आपको बिल्कुल अट्रैक्टिव। और मोनालिसा का मतलब ही ये होता है कि माई लेडी, ठीक है। इन्होंने वो पेंटिंग बनाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। आप देखना लियोनार्डो दा विंची के बारे में, और देखना कि ऐसा व्यक्ति जो इतने फील्ड में महारत हासिल कर सकता है, तो हम क्या मात्र हमारे फील्ड में महारत हासिल नहीं कर सकते थे। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए इसका, कि भाई जो लियोनार्डो दा विंची है वो एक बास्टर्ड सन होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकता है। हमारे पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट वहाँ से लेना होगा। एक आदमी जो मतलब मल्टीपल फील्ड के अंदर ऐसी इक्वेशन दे देता है, ऐसी इक्वेशन, हर चीज़ में, इंजीनियरिंग पे बुकें लिख रखी है, ठीक है, ड्राइंग पे बुक है, पेंटिंग पे बुक, म्यूजिशियन पे बुक, मतलब आप कहोगे मतलब हर जगह इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है, लियोनार्डो दा विंची। अब बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, रियल लाइफ के बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ से देखोगे जो फ्रिक्शन है ना, मतलब ये किसी रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, अब आप बताओगे रिलेटिव मोशन का कैसे अपोज करता है। मैं आपको एक मतलब इसमें बताने वाला हूँ कैसे अपोज करता है। देखिएगा, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है, जैसे आपके पास कोई ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति इसको पुश कर रहा है, ठीक है। इसको आप किसी फोर्स से इसको आगे की तरफ धकेल रहे हो, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, अब ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक को आगे की तरफ मूव किया जा रहा है। अब आप बताओगे, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स को स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं। फोर्स जो है आपका स्लोली इंक्रीज हो रहा है, अच्छा, स्लोली इंक्रीज हो रहा है, अच्छा, बातें समझना अच्छे से। स्लोली इंक्रीज, आप फोर्स को स्लोली इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन फिर भी ब्लॉक चल नहीं रहा है। तो चलेगा कैसे, हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तब जाकर के मोमेंट होगी। अच्छा, तो मोमेंट कब होगी, देखो मान के चलते हैं भाई, जैसे क्या करेंगे, एक जो पार्टिकुलर जो वैल्यू होगी, नहीं, पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स, जो पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स है ना, वहां पर जाकर के क्या होगी, मूवमेंट होगी, अदरवाइज मूवमेंट होगी ही नहीं, ठीक है, अदरवाइज मूवमेंट होगी ही नहीं। अगर पार्टिकुलर वैल्यू पर जाकर के कोई मूवमेंट होती है फोर्स की, देखो आप क्या कर रहे हो, थोड़ा फोर्स लगाया नहीं लगा, आप क्या कर रहे हो, फिर और फोर्स लगाया, फिर आप कह रहे हो फिर और फोर्स, आप फोर्स लगाते जा रहे हो और आपको क्या कहता है कि भाई मूवमेंट हो ही नहीं। लेकिन मैं मान सकता, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा, अगर मैं 30 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ ना, 30 न्यूटन के ऊपर मूवमेंट होती है, 30 न्यूटन के ऊपर मूवमेंट होती है। अब एक बात बताओ,
ये तो बताया भाई मैंने 13 न्यूटन के ऊपर जो मोमेंट है वो होती है। लेकिन अगर मैं फोर्स लगाता हूँ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने, अब ये 20 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स तो लगाया ना, मोमेंट नहीं हुई, तो मतलब ये कहाँ पर है? आप कहोगे रेस्ट के अंदर ही है। किस में है? रेस्ट के अंदर। अच्छा, इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या भाई? आप बोल रहे थे भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ। आप कहोगे सर न्यूटन सेकंड लॉ तो ये कहता है कि अगर आप किसी पे फोर्स लगाओगे, सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है कि अगर आप किसी पे फोर्स लगाओगे, ठीक है, क्या लगाओगे? फोर्स, और उसका कुछ ना कुछ मास होगा तो उसके अंदर कुछ एक्सेलेरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुछ एक्सेलेरेशन आ जाएगा। सेकंड लॉ यही तो बोलता है कि भाई कोई फोर्स है, आपने किसी को फोर्स लगाया, जैसे आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, अब 20 न्यूटन फोर्स लगाने के बावजूद भी अगर आपका ब्लॉक में एक्सेलेरेशन नहीं आ रहा, इसका मतलब या तो न्यूटन सेकंड लॉ गलत है या कुछ और फोर्स ऐसा लग रहा है इसके अपोज करने में, ताकि इसका जो नेट फोर्स है वो जीरो कर दे, और नेट फोर्स जीरो हो गया, ब्लॉक मोमेंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से समझना इस पॉइंट को, या तो कोई और ऐसा ब्लॉक है, मतलब कोई ऐसा बीच में फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, जो क्या कर रहा है, इसके जो ब्लॉक के जो, जैसे आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाना तो इधर से भी कोई 20 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, तभी जा करके क्या होगा, आपका नेट फोर्स जीरो हो जा रहा होगा। अब समझते भाई न्यूटन सेकंड लॉ का जो इतना महत्व कैसे है, कैसे आप कहोगे कैसे, इसका मतलब कैसे चल रहा है? आप कहोगे कि जब मेरा न्यूटन फोर्स लॉ है ना, न्यूटन सेकंड लॉ किसके बराबर है? m इंटू ए, मतलब m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और डेल्टा टी आपका टाइम है, ठीक है, और ये आ रहेगा आपका नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर। किसके बराबर? नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपने फोर्स लगाया। अगर आप बात कर रहे हो कि भाई इसके अंदर फोर्स आ जाता है, अब ये जीरो के बराबर नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है, कैसे आप देखते हैं। अगर ये जीरो के बराबर नहीं रहेगा तो आप कहोगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल नॉट इक्वल टू जीरो, और वी फाइनल नॉट इक्वल टू वी इनिशियल, यहाँ पर ये कुछ वैल्यू आ जाती है। अब आप कहोगे भाई इसका मतलब ये रहा कि ये चल रहा है, आप इसका मतलब समझते हैं भाई, आपका जो फोर्स है ना वो जीरो के इक्वल नहीं है, सीधी सी बात है भाई। 20 न्यूटन आपने फोर्स लगाया, जीरो के इक्वल नहीं है, अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो मैं नॉट इक्वल टू जीरो ले लेता हूँ। अब मैं जैसे इसकी वैल्यू रखता हूँ भाई वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो मैं कहूँगा कि देखो वी फाइनल नॉट इक्वल टू वी इनिशियल, इसका मतलब समझते हो आप कि ब्लॉक चल रहा है भाई। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होती ना, तो आप क्या कहते? आप कहते कि ब्लॉक तो रेस्ट पे है, लेकिन यहाँ पर तो वी फाइनल और वी इनिशियल इक्वल ही नहीं है, इसका मतलब ब्लॉक चल रहा है। या तो ब्लॉक चल रहा है, या फिर कोई ऐसा फोर्स इसके अपोजिट में लग रहा है जो इसको क्या कर रहा है, जो इसको नेट फोर्स इसका जीरो बना रहा है। क्या कर रहा है? नेट फोर्स। देखो जीरो नहीं हुआ तो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है भाई, वी फाइनल नॉट इक्वल टू वी इनिशियल। अगर जीरो होगा तो इसका मतलब कोई नेट कोई अपोजिट में कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो इसको क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। तो मतलब आपका कोई फोर्स ना, जैसे आपने कहा एफ अप्लाई, भाई आप कह रहे हो कि वजह से मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा रखा है, ठीक है, ये फोर्स लगा रखा है आपने। अच्छा, आप कहोगे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा रखा है, तो मैं फोर्स अप्लाइंग की बात करता हूँ, जो आपने फोर्स अप्लाई रखा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम क्वांटिटी का, सेम मैग्नीट्यूड का, देखो नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और एफ का मतलब सेम मैग्नीट्यूड का कुछ ऐसा फोर्स है, कुछ ऐसा फोर्स है जो क्या करेगा, इसको अपोज कर रहा है। और वही फोर्स क्या है? फ्रिक्शन है। यही फोर्स क्या है? आपका फ्रिक्शन फोर्स है। पॉइंट को समझना, फ्रिक्शन फोर्स है। तो मतलब क्या कर रहा है ये? मतलब ऐसा फोर्स जो क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, क्या करता है, अपोज करता है, या ट्राई टू स्टॉप, मतलब चल रहा है तो उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, और नहीं चल रहा है तो भी उसको अपोज करेगा। अब फंडा क्या है पता है? इतना कुछ समझ में आने के बाद आपको देखना कि भाई जैसे ये तो हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई आगे देखते हैं। जैसे ये तो हो गया भाई, न्यूटन आपका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, जो फोर्स है आपका ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब फ्रिक्शन क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है बिटवीन द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एंड एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसके बावजूद देखो मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। जैसे आपको भाई आपने ब्लॉक ले रखा था, आपने क्या था, ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर आप फोर्स लगा रहे थे। कितना फोर्स था आपका? 20 न्यूटन। कितना था भाई? 20 न्यूटन का आपने फोर्स लगा रहा था, और आपका जो ब्लॉक था नॉट मूविंग था। ये क्या है? नॉट मूविंग था।
कुछ बातें और समझेंगे इसके अंदर भाई फ्रिक्शन का फ़ायदा नुकसान क्या होता है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, देखो मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पर कोई एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कौन सा, इसके अपोजिट में कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसके कांटेक्ट में, देखो ब्लॉक के और सरफेस के कांटेक्ट में कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो क्या करता है, देखो फ्रिक्शन फोर्स जिसको एफ से नोट करूंगा वो भी कितनी न्यूटन का, 20 न्यूटन का, बस ये समझ लेना। अब क्या होगा, देखो अब यहाँ से आप देखोगे तो एफ माइनस एफ है वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। तो मतलब जो यहाँ से एफ माइनस स्मॉल एफ एम इंटू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ से ये आपका सिस्टम रहेगा। अब बॉडी रेस्ट पे है तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। अगर बॉडी आपकी रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी आपकी रेस्ट पे है तो जो आपका एफ अप्लाई, जो आपने अप्लाई किया है, और जो आपका फ्रिक्शन है, जो आपका क्या है फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या है, इक्वल है भाई। वो क्या रहेंगे, आपकी इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो आपके दो इक्वल रहेंगे। दो सरफेस के बीच में लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स क्या रहेगा आपका, और जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, देखो भाई बिटवीन द टू बॉडीज एक्टिंग टेंजेंशियली एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, आपका फ्रिक्शन कहलाएगा। दूसरी बात, अगर ब्लॉक, अगर यहाँ से देखोगे, इतना तो समझ में आ गया मुझे फ्रिक्शन क्या होता है भाई। फ्रिक्शन आप कहोगे अपोज कर रहा है कोई ऐसा फोर्स। अच्छा मान के चलते हैं, देखो जैसे अब आप कहोगे कि सर फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे आप डिटरमाइन कर पाओगे। आपने कहा कि मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, फिर क्या है, फ्रिक्शन एक रजिस्टिव फोर्स भी आप बोल सकते हो। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज रजिस्टिव फोर्स। आप लिख लेना, ये सारी बातें मैं बोल रहा हूँ। फ्रिक्शन इज रजिस्टिव फोर्स, भाई रजिस्टिव फोर्स है विच अपोजिज रिलेटिव मोशन। क्या है भाई, विच अपोजिज रिलेटिव मोशन, विच अपोजिज रिलेटिव मोशन। अच्छा, मतलब ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अच्छा, स्टॉप रिलेटिव मोशन, या फिर क्या करता है, ट्राई टू स्टॉप रिलेटिव मोशन, ट्राई टू स्टॉप रिलेटिव मोशन। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ रिलेटिव मोशन को स्टॉप करने का भी कोशिश करता है। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप रिलेटिव मोशन, ये ऑलवेज ट्राई टू स्पॉट। अब देखो यहाँ पर दो फ्लोर हैं और उनके बीच में जो स्लिप करने के, जहाँ पर आपके जो ब्लॉक है जो स्लिप करते हैं ना ऐसे, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, देखो इनके बीच में जो ऐसे इंटरलॉकिंग बना लेगा, क्या बना लेगा, इंटरलॉकिंग। अब फंडा क्या है, आपने कोई ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया था, ठीक है, जैसे आपके ऊपर ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लगा था, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने 25 न्यूटन बढ़ दी, लेकिन आपको पता है कि 25 न्यूटन फिर भी ये ब्लॉक नहीं चलने वाला, तब भी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 25 न्यूटन। अगर एक बात बताइएगा मुझे, इतना कुछ होने के बाद आप कहोगे सर ये तो ठीक है, यहाँ से आप देखोगे कि is the force that is created when two surfaces move or try to move across each other. The amount of friction produced during this process depends on the texture of both the surfaces and the amount of contact force that is pushing the two surfaces together. आपको दिख रहा है ना, ये क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस डिपेंड ऑन द टेक्सचर ऑफ बोथ सरफेस एंड अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज इज पुशिंग। अब एक ही बात बताता हूँ मैं आपको, छोटी सी बात बताता हूँ इसी के अंदर, फिर हम बात करेंगे आगे। आपने कहा कि जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज है ना ये, ठीक है, अगर इन्हीं कॉन्टैक्ट फोर्सेज के अंदर मैं कुछ भर देता हूँ, मान के चलो, तो आपका क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा ना, फिर से क्या हो जाएगा, स्मूथ। ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये रेजिस्टिव बने हुए हैं। अच्छा, जैसे अब तो यहाँ से क्या होगा, फिर ये आपका स्मूथ चलने लग जाएगा। और यही एग्जांपल आपका बारिश के मौसम में आप फिसलने का काम करते हो तब। अब साइकिलिंग की बात कर लेते हैं। अगर आप वांट टू स्टॉप ए साइकिल, यू प्रेस द ब्रेक। अगर आप प्रेस को ब्रेक करते हो तो ये आपकी स्पीड को क्या करता है, स्लो कर देता है। क्या करता है, स्लो। क्यों करता है स्लो, फ्रिक्शन की वजह से। देखो क्या करता है, मूवमेंट आपकी साइकिल का कैसे चल रहा है,
इसको समझना। मोमेंट आपका ऐसे चल रहा है और ब्रेक क्या करता है, उसके अपोजिट में उतनी ही क्वांटिटी का फोर्स लगाता है। फ्रिक्शन क्या करता है, उतनी क्वांटिटी का फोर्स लगाता है। तो वहाँ पर क्या होगा, या तो आपका ब्रेक मतलब बंद हो जाएगा या फिर आपका स्लो हो जाएगी स्पीड। क्या हो जाएगी, स्लो। अगर हम ज़्यादा तेज़ ब्रेक लगा देते हैं तो आप देखोगे कि वहाँ पर क्या हो जाता है, आपके तेज़ ब्रेक लगाने के जस्ट बावजूद आपका रुक जाता है। अदरवाइज स्लो ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन को हम कम वैल्यू देते हैं, आराम आराम से हमारा रुक जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है भाई, आपका रिलेटिव मोशन को रोकने का काम करता है। ठीक है, जितना आप अप्लाई फोर्स करोगे ना उतना ही आपका क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। अच्छा, कुछ बातें होंगी, जैसे लिमिट की बातें कर लेता हूँ मैं यहाँ से। अभी देखो, मैं जैसे इसकी बात ही कर रहे थे भाई, फ्रिक्शन जो फोर्स है ये कैसे एक्ट करता है, कैसे मतलब चलता है। जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाया आपने, ये कितना फोर्स था, एफ फोर्स था। अब मैंने कहा कि भाई इसकी लिमिट है ना, भाई आपने कहा जो F30 के ऊपर, जो 30 न्यूटन के ऊपर मोमेंट, इतना समझना भाई, 30 के ऊपर इसकी मोमेंट हो जाती है। अब आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने फोर्स लगा रहे हो ना, फोर्स, ठीक है भाई, फोर्स लगा रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब यहाँ आप स्टार्टिंग से ही मैं कहूँगा कि जो F है ना वो K/T की प्रोसेस से चलता है, K/T की प्रोसेस से। कैसे, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे आपने कहा T = 0 पे फोर्स की वैल्यू 0, जैसे आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो, जैसे T = 1 पे फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन, ठीक है। और T = 2 पे, T = 3 पे, T = 4, फिर ऐसे चलते जाओगे T = 20 पे, फिर ऐसे चलते जाओगे T = 30 पे। ऐसे कुछ वैल्यू लगता हूँ मैं। और यहाँ से देखूँगा फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन, यहाँ से देखूँगा तो फोर्स की वैल्यू 3 न्यूटन, यहाँ से देखूँगा फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन, यहाँ से देखूँगा तो फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन, यहाँ से देखूँगा तो फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन। ठीक है, अब इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो पता है। आप जैसे जैसे आप फोर्स लगाया बॉडी के ऊपर, आप टाइम के साथ आपकी फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो। भाई अब चल पड़ा नहीं चला, अब चल पड़ा नहीं चला, आपने 2 न्यूटन नहीं चला, 3 नहीं चला, 4 नहीं चला, आप टाइम के साथ फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो, आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो। अब ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो ना टाइम के साथ, आप पहुँचे 20 न्यूटन पे, तो फ्रिक्शन ने भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया आपके अपोजिट में। अब फंडा क्या, वही सेम बात, आप जैसे ही 30 न्यूटन पे, 32 न्यूटन पे पहुँचो तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन की लिमिट थी ना वो टूट गई। अब आपका मोमेंट होना स्टार्ट हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ तक काम करेगा, आपने कहा ना फ्रिक्शन फोर्स कहाँ तक काम करेगा, फ्रिक्शन की लिमिट कहाँ तक रहेगी, वो चीज़ देखो। आपको पता है कि जो फ्रिक्शन की जो लिमिट होगी ना, जैसे अगर यहाँ पर फ्रिक्शन की बात करता हूँ मैं, यहाँ पर, तो यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, आप कहोगे 1 न्यूटन। यहाँ पर देखो स्मॉल एफ से मैं फ्रिक्शन को डिनोट करूँगा, तो यहाँ पर 2 न्यूटन, यहाँ पर आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू 3 न्यूटन, यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू 4 न्यूटन, यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन और यहाँ पर 32 न्यूटन। ठीक है, अब फंडा देखो क्या है, मतलब जो फ्रिक्शन है ना, जैसे आपने कहा कि भाई ये वैल्यू बराबर क्यों आ रही है, एप्लीकेशन मतलब आप अप्लाई कर रहे हो ना उसके बराबर क्यों आ रही है। आपने देखा यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है ये बराबर क्यों आ रही है, एफ फोर्स है जो, ठीक है। इसका कारण है भाई, क्यों, आपने कहा अगर आपका जैसे मान के चलते भाई ये 2 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, अगर इधर से 3 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तो ब्लॉक आपका इधर को मूव कर जाएगा। भाई फ्रिक्शन ने अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिया ना तो आपका ब्लॉक किधर को मूव कर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कभी देखा आपने रेस्ट पे पड़ा हुआ ब्लॉक, उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग जाए और वो उधर की तरफ मूव कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्लॉक हमेशा क्या जाएगा, इतना ही फोर्स लगेगा ब्लॉक के ऊपर, कितना, मतलब एक मैक्सिमम मोमेंट तक। अब आपको पता है कि भाई एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया, ठीक है, तो मतलब फ्रिक्शन आपका क्या रहेगा, एक रिक्वायर्ड फोर्स है, बिल्कुल आपका क्या है, एक रिक्वायर्ड फोर्स है। तो जो आपको स्टेशनरी करे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, क्या भाई स्टेशनरी करे, और कैन नेवर बी ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। तो ध्यान रखना इस बात का, कैन नेवर बी ग्रेटर देन, देखो कैन नेवर बी ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा आपका ग्रेटर देन ना हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 20 न्यूटन में, तो जो अगर आप एफ बी डी 20 न्यूटन का बनाओगे तो यहाँ से देखोगे आपने फोर्स लगाया, एफ अप्लाई कितना था, एफ अप्लाई आप कहोगे एफ अप्लाई मेरा 20 न्यूटन है भाई,
ठीक है। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी कितनी होगी, आप कहोगे जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी 20 न्यूटन रहने वाली है, इसी के इक्वल आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू रहने वाली है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एट मतलब 30 के ऊपर बात करता हूँ, अगर यहाँ पर F इक्वल टू 30 के ऊपर बात करता हूँ, अब देखो अब 30 के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन डेवलप हो गया। क्या हो गया, एक्सेलरेशन डेवलप्ड हो गया। अब एक्सेलरेशन जैसे डेवलप्ड हो गया ना, देखो 30 न्यूटन के ऊपर इसने बात की, 30 न्यूटन पे बात की इसने, 32 हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो ये 30 था, ठीक है, 30 न्यूटन पे तो 32 पे तो एक्सेलरेशन आ ही जाएगा। यहाँ पर फ्रिक्शन कितना आपका 30 है। अब देखो यहाँ से जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है इसको हम बोलूँगा, देखो अगर आपकी F30 के ऊपर मोमेंट स्टार्ट हो जाती है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। कौन सी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। कौन सी वैल्यू, लिमिटिंग। समझना ये लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है भाई, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। कैसे कैसे कहा आपने लिमिटिंग वैल्यू, देखो यहाँ से लिमिट टूट गई आपकी। क्या, अब जो ब्लॉक है ना, मतलब ब्लॉक की वैल्यू अगर आप 30 कर रहे हो ना, तो यहाँ पर अब देखो 29 पे मतलब ये स्टॉप किए हुए था, और 30 पे ये क्या हो गया, मोमेंट स्टार्ट होगी। अब जैसे ही मोमेंट स्टार्ट हुई ना, तो यहाँ पर इसकी लिमिट टूट जाती है। कहाँ पर, 30 पर। जिस फोर्स के ऊपर आपकी लिमिट टूट जाती है, वहाँ से क्या होगा, अब इसके अंदर एक्सेलरेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि फोर्स की वैल्यू अब 31 ले लेता हूँ। जैसे ही आपने 31 लोगे ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन जैसे ही डेवलप होगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर फिर मोमेंट स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, मैं समझता हूँ इस पॉइंट को। आपने कहा जो आपका F अप्लाई है ना, अब 31 कर देता हूँ मैं, तो फ्रिक्शन कितना रहेगा, आप कहोगे 30, ठीक है। अब जैसे ही फ्रिक्शन 30 रहेगा, तो आप कहोगे F माइनस F नेट के बराबर, ठीक है। और 31 माइनस 30, और F नेट में कोई मास रहेगा, उसका कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब उसका मास मैं मान लेता हूँ 10 kg मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 0.1 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा। कितना, चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये लिमिटिंग वैल्यू थी भाई। क्या थी, ये लिमिटिंग वैल्यू थी। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये कौन सी वैल्यू थी, लिमिटिंग वैल्यू। अब लिमिटिंग वैल्यू मतलब उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहीं से देखो, अगर ये ब्लॉक मतलब ये फोर्स आपका मैं कहूँगा ये 50 न्यूटन हो जाए, कितना, 50 न्यूटन हो जाए, तो आप क्या कहोगे, 50 माइनस 30 बाई 10, तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से 50 माइनस 30, ठीक है। तो ये 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक। देखो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ना फ्रिक्शन की, ये सेम रहने वाली है। अब ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, अब ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 30 का लगता रहेगा, 30 का फोर्स लगता रहेगा। अगर आपने क्या कर दिया, देखो हम साइकिलिंग चलाते हैं तब तक, अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जैसे ही हम फोर्स कम कर जाते हैं तो हम फ्रिक्शन का अप्रोच करते हैं, और फ्रिक्शन हैवी होने लग जाता है और ब्लॉक स्टॉप होने की कोशिश करता है। तो यहाँ से देखना ये पॉइंट आपका फ्रिक्शन का एक मतलब, अब देखा आपने कि आफ्टर लिमिटिंग वैल्यू की स्टेबिलिटी होने के बाद आपको काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगा। अब जो आपका जो फोर्स होगा ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपको देखना कि आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, आपने मैक्सिमम वैल्यू 30 अटेन की, 30 अटेन करने के बाद 31 के ऊपर, 32 के ऊपर, अब जो फ्रिक्शन जो मोमेंट में है ना, अब उस मोमेंट में जो फ्रिक्शन अपोज कर रहा है ना, उसको हम काइनेटिक बोलेंगे। भाई क्या बोलेंगे, काइनेटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के जस्ट आफ्टर क्या रहेगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। तो 30 के बाद 31, 32, 33, 34 ऑनवर्ड्स आपका क्या रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। तो ध्यान है, स्टैटिक से अगला फंडा क्या होगा, काइनेटिक पे होगा। स्टैटिक और काइनेटिक और माइक्रोस्कोपिक व्यू नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। देखो आज मैंने इतना ही बताया आपको कि भाई जो फ्रिक्शन रहेगा ना आपका, फ्रिक्शन वो क्या रहेगा, मतलब रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। और आपको बताया कि भाई देखो, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि भाई फ्रिक्शन मोटा मोटा अगर आप देखना चाहो कि भाई फ्रिक्शन होता क्या चीज़ है, तो आपने कहा कि भाई एक ब्लॉक था, इसके ऊपर आप कितना फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। जैसे मान के चलो भाई मैंने इसके ऊपर यहाँ पर 30 के ऊपर मूवमेंट शुरू हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है 30 पे।
अगर आप देखो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इनके कॉन्टैक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो इसका अपोज करेगा, क्या करेगा, और इसको आप एस स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ से देखोगे और आपका इसमें क्या रहेगा, तब तक एफ नेट जीरो है ना, एफ नेट जीरो, इसका मतलब फ्रिक्शन और अप्लाई फोर्स की वैल्यू बराबर है। ये जो आपका एफ अप्लाई है ये आपका नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शन के बराबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बहुत बढ़िया बात भी। अगर जैसी मूवमेंट हो जाती है, जैसे मैंने कहा फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू कितनी है 31, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा ना वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब क्या होगी, अब मूवमेंट स्टार्ट होगी। अब मूवमेंट में जो फोर्स लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा और यहाँ पर जो लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मैंने कहा F = 20 न्यूटन है, तो आपका जो फ्रिक्शन है वो भी कितना रहेगा, 20 रहेगा। कौन सा हो जाएगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके इजी से पॉइंट थे, ध्यान में रखना है आपको, अच्छे से समझ में आए आई होप। और आपको दोबारा से अगर कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि 2-3 लेक्चर तक हम देखेंगे भाई फ्रिक्शन का फंडा क्या है, इंट्रोडक्शन अच्छे से करेंगे। अगर अच्छे से हमें कंसेप्ट थ्योरी समझ में आ जाती ना तो हमारे लिए आसान हो जाता है चैप्टर को करना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।